आज हम लोग क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य क्या है। तो आप देख सकते हैं कि शून्य जो है वो एक तरह का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। शून्य कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो मान के चलिए 140 है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2 से देंगे 70 जाएगा, फिर 2 से देंगे 35 होगा, फिर हम लोग इसको 5 से देंगे तो हो जाएगा 7। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। यही मेरा अभाज्य गुणनखंड का रूप है। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो सेम इसको भी हम लोग बना सकते हैं। मान के चलिए 156 है, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी 78 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 नवा 18। फिर हम लोग इसको 3 से देंगे, 3 यानी 39। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 26 और क्या है 91। ये इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि देखेंगे कि 26 किससे किससे डिवाइड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 किससे था, मान के चलिए 1 से है, 1 से हो गया, और ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम 26 का लिखते हैं, ठीक है। तो 26 को हम देखेंगे किससे किससे कट रहा है। तो ये 1 से है, 1 के अलावा 2 है, 2 के अलावा 13 है, ठीक है। इसी तरह 91 का हम लोग देखेंगे, 91 का भी 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वही मेरा हो जाएगा एचसीएफ, मतलब हो जाएगा एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 13। और यदि एलसीएम कहता तो हम लोग एलसीएम बराबर निकाल सकते थे, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर मीन्स जैसे यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, तो हम लोग इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि हम ये सबको मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा एचसीएफ कितना आया था, 13 आया था, और रिमेनिंग में 2 था, और ये मेरा 7 था। अब ये बाकी को मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग को क्या निकल जाता, एलसीएम भी निकल जाता। तो यदि क्वेश्चन में कहेगा कि एलसीएम एचसीएफ, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4 का 2 गुणज। 4 का कितना गुणज, 2 गुणज, ठीक है।
तो 4 का 2 गुणज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। गुणज का मतलब होता है कि कोई भी संख्या उसका मतलब मल्टीपल, जैसे 4 का गुणज बोल रहा है ना, तो 4 हो सकता है, फिर इस 4 का मल्टीपल 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, डॉट डॉट। इसी तरह किसी भी संख्या का हम लोग मल्टीपल निकाल सकते हैं। गुणज का मतलब मल्टीपल। मान के चलिए पूछ देगा 3 का 3 गुणज निकालिए, तो हम 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। इसी तरह मान लें 5 के बोल देगा गुणज निकालना है, तो 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं और 15 लिख सकते हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 17/8 क्या कह रहा है, 17/8 क्या है, शांत है कि अशांत है। तो हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तो इसको हम कहेंगे शांत है। तो 8 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आ जाएगा 2 के पावर 3। तो ये तो शांत हो जाएगा। 2 के पावर कुछ या 5 के पावर कुछ आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक है। क्या कह देंगे इसको हम लोग, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद क्या है। बहुपद मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसको हम लोग नॉर्मली बहुपद कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मेरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x² + 2x - 6 = 0 में घात का मान लिखें। तो घात का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। घात का मान निकालने के लिए आप लोग पढ़े हैं कि घात के लिए कोई भी द्विघात बहुपद जो रहता है उसमें जो मैक्सिमम पावर रहेगा, तो मैक्सिमम पावर कितना है, x का पावर 2 है, तो इसका घात का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। तो इस तरह से हम लोग घात किसी भी बहुपद का निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन देता है x³ + 4x² + 3 और बोलता है घात निकालिए, तो मैक्सिमम पावर यहाँ से ले लेते, x का पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो दिस इज़ द पावर ऑफ x। इसी को हम लोग घात कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि x - 6 का शून्यक निकालें। x - 6 का शून्यक, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। किसी का भी शून्यक का मतलब होता है कि x का मान क्या लें कि उसका वैल्यू टोटल 0 हो जाए। तो x - 6 का शून्यक निकालना, तो इसको हम लोग क्या लें कि 0 हो जाएगा, +6 लेने से ये टोटल मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 0 पुट कर देते हैं और x = उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस। इस तरह भी बना सकते हैं, यानी किसी का शून्यक निकालना हो तो बराबर 0 पुट करके उसको हम लोग आराम से सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाज्य बराबर भाजक। ये देखिए आप पढ़े होंगे बच्चा क्लास में भी कि भाजक गुने क्या होता है, भाजक गुने आपका होता है भागफल। ये होता है कि नहीं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, भागफल। ये हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल। तो ये चीज़ इसमें हम लोग को क्या करना है, याद रखना है कि भाज्य बराबर मेरा क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा आपका भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना था भाजक, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था, भाजक लिखना था, ठीक है, इधर प्लस शेषफल लिखना था। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक क्या हो सकता है, द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक क्या हो सकता है। तो द्विघात बहुपद का जो है अधिकतम शून्यक जो है वो 2 होता है,
ठीक है। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा? 2 होगा। द्विघात का अधिकतम शून्य कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। और त्रिघात पूछता, त्रिघात का से पूछता तो हम लोग मैक्सिमम शून्य कितना लिखते? 3 लिखते। त्रिघात पूछता तो कितना लिखते? 3। और रेखिक पूछता तो कितना लिखते? 1 लिखते। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेखिक बहुपद में मैक्सिमम शून्य कितना हो सकता है? तो 1 हो सकता है। द्विघात में कितना हो सकता है? 2। त्रिघात में 3 और रेखिक में 1। इसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेखिक समीकरण को हल करने का 2 विधि। रेखिक समीकरण को हल करने के कई विधि आप पढ़े होंगे, 2 विधि का नाम लिखना था। जैसे मान लीजिए हम प्रतिस्थापन विधि लिख सकते थे। प्रतिस्थापन विधि हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते थे विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, तो ये 2 लिख सकते हैं। और भी लिख सकते थे हम लोग, और भी आप पढ़े होंगे। जैसे मान के चलिए ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं हम लोग, ग्राफीय विधि या वज्र गुणनखंड विधि, एक वज्र गुणन विधि भी होता है। तो ये 4 विधि जो है जिससे रेखिक समीकरण हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर रेखा के लिए शर्त लिखें। समांतर रेखा के लिए क्या लिखें? शर्त लिखें। समांतर रेखा के लिए हम लोग को क्या लिखना है? शर्त लिखें। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। समांतर रेखा के लिए शर्त लिखना है। तो हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़े थे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। इसमें रेखा क्या करेगा? इसमें रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करती, मतलब काटती है। और इस कंडीशन में केवल हल एक ही हल होता है। इसमें हल कितना होता है? एक। जब रेखा एक ही जगह काटेगी तो एक ही हल निकलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े हैं, मान के चलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो ये क्या होगा? कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, कि समांतर के लिए शर्त लिखें। तो केवल लिख देना था क्या? A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या बोला है? संपाति के लिए शर्त लिखें। तो संपाति क्या होता है? तीनों बराबर हो जाएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको हम लोग संपाति कहते हैं। संपाति मतलब मान लो एक रेखा इस तरह है और इसी पर दूसरा रेखा हो, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा से हर जगह टच रहता है, इसीलिए इसमें अनेक हल आ सकता है, अनेक हल निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 0 हो तो वह कौन सा अक्ष पर स्थित होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि x का मान 0 हो तो वह कौन सा अक्ष पर होगा? y अक्ष पर होगा, यानी y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो x बराबर 0 हो तो y अक्ष पर होगा, और यदि y बराबर 0 हो तो वह कौन सा अक्ष पर होगा? x अक्ष पर होगा। ये आप 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये आप कहाँ पढ़े होंगे? 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 0,0 क्या कहलाता है? ये तो बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन मान के चलिए। 0,0 क्या कहलाता है? जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ये ओरिजिन जो पॉइंट रहता है ना, उसी का निर्देशांक आता है 0,0। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन। और हिंदी में हम इसको मूल बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल बिंदु। तो 0,0 क्या कहलाएगा? 0,0 आपका क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। 2 बराबर मूल के लिए शर्त, ये भी नॉर्मल था। 2 बराबर मूल के लिए शर्त लिखें। तो इसमें भी 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या था? D इजकल टू एक बड़ा रहेगा 0 से, एक हो जाएगा D जो रहेगा वो छोटा रहेगा, और एक D जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। तो 2 बराबर मूल इसमें हो जाएगा। D इजकल टू 0, यानी B² - 4AC बराबर आएगा 0। इसको हम लोग बोलेंगे 2 बराबर मूल। ठीक है,
आगे बढ़ते। इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद आपका पूछा गया था एपी का पूर्ण रूप। तो ये बहुत सिंपल था। ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सारोंतर का सूत्र। सारोंतर का सूत्र क्या हो जाता है, मान लीजिए डी इजकल टू हो जाता है A2 माइनस A1 लिख सकते थे, या A3 माइनस A2 लिख सकते थे। तो ये कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या था, अंतिम पद का सूत्र, अंतिम पद का सूत्र यानी AN इजकल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, ये मान लीजिए क्या है, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। एन इजकल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्म यानी कितना पद है। और डी क्या है, डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और यदि अच्छा लगा होगा तो जो हम लोग का चैनल है एस जे लाइव क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे कुछ इसमें वीडियो डालें ताकि आप लोग को आसानी हो।